वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। यूनिट 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं। ओके, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने इसका कुछ गिवन डेटा और कुछ जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है ये लिखी हुई हैं। पहले मैं आपके सामने स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ पढ़ के, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये आप लोग देख लेंगे। कोई गैस की क्वांटिटी है, ठीक है, उसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था 0.14 मीटर क्यूब इनिशियल, और फाइनल प्रेशर जो उसका सेम था 1.5 बार, ठीक है। यानी प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट पे इस प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, जबकि उसका इनिशियल वॉल्यूम 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा, कंप्रेस किया जाता है कब तक? अनटिल उसका वॉल्यूम बिकम इतना कि उसका वॉल्यूम 0.112 मीटर क्यूब बन जाए। यानी वॉल्यूम अब ये कम हो रहा है, देखें ना, 0.11 है, यहाँ पर 0.14 है, मतलब 1411 कम होता है। तो वैसे भी कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, डेफिनेटली, ऑब्वियस सी बात है। अब वॉल्यूम भी उसका कम हो गया, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है इस केस के अंदर? हमें उसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि गैस को कंप्रेस किया, आइसोबैरिक कंडीशन क्या रखी, आइसोबैरिक था। प्रोसेस कौन सा था? आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, टेम्परेचर फाइनल उसका फाइंड आउट करते हैं। फिर उसका वर्क डन इन कंप्रेशन द गैस। जब गैस को कंप्रेस किया तो कुछ उस सिस्टम के ऊपर हमने कुछ वर्क डन तो किया होगा ना। जब सिस्टम पे हम लोग वर्क डन करते हैं ना तो वो नेगेटिव निकलता है। वो नेगेटिव कुछ वर्क डन होगा, वो भी कैलकुलेट करके दे दें। अच्छा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी तो क्या हुई होगी, कम हुई होगी फिर, ठीक है, यानी माइनस में निकलेगी। देख लेते हैं ना कैलकुलेट करके, तो ये भी फाइंड आउट करके दे दें। तो जब उसके ऊपर हमने वर्क डन किया तो सिस्टम ने कुछ हीट सराउंडिंग को दे दी होगी, मतलब उसने सराउंडिंग को डिस्टर्ब लाजमी किया होगा, ठीक है। सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है या सराउंडिंग, तो मतलब ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वो कितनी हीट सराउंडिंग को उसने उस गैस ने दी, कंप्रेस किया ना, तो कितनी हीट थी, यानी वो डेल्टा क्यू भी हमने निकालना है। तो सोल्यूशन लगा लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बात तो इसका मैं ये T2 फाइंड आउट करूंगा। अच्छा, T2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर T2 अगर प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो तो चार्ल्स लॉ क्या कहता था, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम डायरेक्ट वेरी करता है उसके टेम्परेचर के, तो इट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो वी के नीचे टी डिवाइड करा देंगे और ये चीज़ आ जाएगी कांस्टेंट। इट मींस V1 ओवर T1 इक्वल होता है V2 ओवर T2 के। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो लेंथ को कम रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा या मवाद दे सकूँ। तो ये उठा के यहाँ पर ले आएंगे, तो बल्कि ये पूरी क्या लेके आनी है, T2 को इधर ले आते हैं ना, ठीक है। तो ये T1 उधर V2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ये वाला V1 इधर नीचे। वैसे ये मैंने क्लास के अंदर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया हुआ है, तो देख लें T2 आ जाएगा यहाँ से। V2 मुझे कितना गिवन है, 0.112। टेम्परेचर T1 कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन याद रखना है इसको पहले आपने कन्वर्ट करना होगा केल्विन के अंदर, तो 273 ऐड कर दें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास 373 केल्विन। अब वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है मेरे पास, 0.14, तो T2 कैलकुलेट किया तो 298 केल्विन मुझे आंसर मिल गया। कैलकुलेट करके आप लोग लिख सकते हैं यही आंसर होगा। ओके, T2 तो मिल गया। अब मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन द कंप्रेशन। जब कंप्रेशन की, उस गैस को कंप्रेस किया तो वर्क डन कितना हुआ। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन वही लगाएंगे ना जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, P इंटू V2 माइनस V1। आइसोबैरिक का वर्क डन सॉरी, आइसोबैरिक का वर्क डन यही होता है ना, तो लगा लिया। अब प्रेशर मुझे दिया हुआ है 1.5 बार, लेकिन याद रखने की बात है बार इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। 10⁵ से मल्टीप्लाई करा के इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेके आते हैं। देन मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा हुआ है V2। अब मुझे गिवन है कितना वॉल्यूम हो गया था मेरा, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया था 0.112 माइनस फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा था 0.14। छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ माइनस होगी तो वर्क डन जो निकलेगा वो -4200 किलो जूल निकलेगा। ये भी आपने अब वर्क डन इसीलिए माइनस में निकला, मैंने बताया था ना जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो तो वो नेगेटिव होता है। तो क्योंकि वॉल्यूम में कमी आ रही है, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम के अंदर कमी आ रही है इसलिए वर्क डन नेगेटिव निकला। छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ माइनस करवा रहे हैं ना, तो वर्क डन भी निकल आया। दो चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर चुके स्टूडेंट, आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, टेम्परेचर फाइंड आउट किया, वर्क डन ये भी रहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए अगर मैं यूँ लिख दूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अच्छा, इंटरनल एनर्जी सारी किस में आती थी, अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला वो याद हो, अगर ये कोई कंटेनर है, कोई सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम ऊपर से आपने कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम है,
इसको आप जितनी हीट सप्लाई करते रहें ना, तो क्या होगा, ये सराउंडिंग को तो कोई वर्क डन देगा ही नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। जितना ये गैस के मालिक्यूल्स हैं, ये सारा क्या करेंगे, अपना अंदर ही अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ा देंगे। तो इनकी सारी की सारी कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ऊपर से वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ बढ़ रही है, वर्क डन कोई नहीं दे रही गैस बाहर सराउंडिंग को, है ना। तो किस केस में फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ज़्यादा, किस केस में होती है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर स्पेसिफिक हीट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो फिर यही फार्मूला निकल के आता है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हुई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर यूट्यूब के ऊपर ये देख रहे हैं आप वीडियो, तो सारा कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। CP/CV वाली वैल्यूज़ होंगी तो देख लीजिएगा, अगर आता है तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अब देखें M तो कहीं गिवन ही नहीं है। अब ये भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, M ही नहीं गिवन, तो M कहाँ से निकालेंगे, प्रेशर वॉल्यूम दिए हुए। तो अगर मैं करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लगाऊं, PV इज़ इक्वल टू MRT लगाऊं, या P1V1 लिखूं, MRT1 लिख लूं, तो देन भी हमारे पास M आ सकता है। तो P1V1 के नीचे ये T1 डिवाइड करा दें और R भी इधर डिवाइड करा दें, और यहाँ से M निकाल लें। आप इसको 1 रखते हैं या जो भी M निकल आएगा। इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए आगे। अब देख लें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने जब रखी, प्रेशर P1 वो तो है कांस्टेंट है 1.5 10⁵ आ जाएगा। वॉल्यूम V1 कितना है, 0.14 है। अच्छा, डिवाइडेड बाय T1 टेम्परेचर कितना था, 273 केल्विन था, मल्टीप्लाइड बाय 287 जूल पर केजी केल्विन इसकी होती है। करैक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट लिखवाई हुई है मैंने, आपको पता भी है, पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से M इज़ इक्वल टू आपके पास 0.19 kg निकल आएगा। गैस का मैस कितना निकला है, 0.19 kg। एक्सक्यूज मी, मैं चेक कर लूँ ज़रा मैस, ये हाँ जी बिल्कुल यही निकल रहा है। अब इसको आप लोग इधर उठा के पुट कर देंगे। तो निकालना क्या था आपने, यहाँ से हीट की मिकदार निकालनी थी, तो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू M की जगह पुट कर देना इस फार्मूले के अंदर 0.19। ओके, CV की वैल्यू अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर वो मैंने नहीं लिखी हुई। CV की वैल्यू गिवन है आपको स्टेटमेंट में 0.712 किलो जूल। अच्छा चले, यूनिट नहीं लिखते, किलो जूल पर केजी केल्विन है। और टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना निकला था अभी, 298 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है मेरे पास, ये गिवन है 273। यहाँ पर फिर आप बड़े टेम्परेचर में से छोटा माइनस कर रहे हैं, तो डेल्टा Q भी क्या निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा, यानी चेंज इन हीट। अब इसको आप लोग ज़रा कैलकुलेट मारें, मैं डायरेक्ट अभी बुक से आंसर देख के लिख रहा हूँ। तो मेरे पास जो डेल्टा Q निकलना है वो निकलेगा -14.769। ठीक है, डेल्टा Q मेरे पास क्या निकल आया, -14.769। तो ये जो हीट की मिकदार निकली है कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, ये सारी की सारी हीट किसके इक्वल हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर -14.769 को मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही ले लेता हूँ। तो ये चीज़ आ गई है, यानी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर आप देखते हैं ना, तो जितनी हीट मैंने अभी डायग्राम से बताया आपको, जितनी हीट दे रहे होते हैं सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है, तो हीट इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, तो ये निकलती है। अब लास्ट वन मैंने हीट गिवन आउट बाय द गैस ये निकाल लेना है। तो उसके लिए जो फार्मूला है ना, वो आप लोग ये वाला लगाएंगे, Q इज़ इक्वल टू mCpT2 माइनस T1। हीट निकालने के लिए ये एक फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या हीट निकालने के लिए फर्स्ट लॉ भी आप लोग लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ में आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है और वर्क डन चाहिए होता है, तो उससे भी निकल आएगी, इस फार्मूले से भी निकल आएगी। मैथ्स भी गिवन है, CP की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में इसने दी हुई है 1.005। M भी गिवन है 0.19। ठीक है, टेम्परेचर दोनों गिवन है, यहाँ पर रखेंगे और आप लोग इसकी हीट भी कैलकुलेट कर लेंगे, और ये भी माइनस में निकलती है। तो हीट हमारे पास कितनी निकल आएगी, -14 ऊपर जो हीट सॉरी निकलती है वो ये निकल आएगी -10 अच्छा -14.769 जो है इसका ये हीट का आंसर है, और इसकी जो इंटरनल एनर्जी का आंसर है, यानी ये चीज़ जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर नहीं निकलेगा। मैंने
मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने ये आंसर लिख दिया है। इंटरनल एनर्जी का आंसर है -10 पॉइंट समथिंग 09 इस तरह कुछ है, ठीक है। बाकी ये सिर्फ कैलकुलेशन की मिस्टेक है, देख लेंगे। इंटरनल एनर्जी के केस में हम लोग mCVT2 - T1 लगाएंगे और हीट जब निकालनी होगी तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे हमें हीट मिलती है और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट होती है वो सारी इंटरनल एनर्जी में ही मिलती है। तो ये था कुछ इसका यूनिट 1 का। यूनिट 3 का न्यूमेरिकल नंबर 1 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 3-4 कंडीशंस थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एनुअल 14 के अंदर ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या अगर व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो मुझे आप डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझसे ये डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर किसी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।